हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो भी ह्यूमन बॉडी से संबंधित हैं और सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी दवा है जो मूत्र उत्सर्जन को प्रोत्साहित करती है। तो वह दवा है डायूरेटिक मेडिसिन। ठीक है, कौन सी है? डायूरेटिक मेडिसिन होती है। यानी कहने का मतलब यही है कि वह कौन सी दवा होती है जो मूत्र उत्सर्जन को प्रोत्साहित करती है। तो वह दवा कौन सी है? डायूरेटिक मेडिसिन होती है। और इसका प्रयोग कब किया जाना चाहिए? तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जब कि मान लो किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की दिक्कत हो रही है। यानी हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक होता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, तब क्या होता है, उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन की स्थिति में भी जो मूत्रवर्धक औषधियाँ होती हैं, डायूरेटिक जो मेडिसिन होती है, इनका प्रयोग किया जाता है। हृदय की विफलता यानी हृदय सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, उस केस में भी इन दवाइयों का सेवन करना होता है। यकृत सिरोसिस जैसी समस्या में भी, और जल विषाक्तता, ठीक है, जल विषाक्तता जो होती है उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। और किडनी स्टोन यानी जो गुर्दे की पथरी होती है उससे संबंधित समस्या जब होती है, उस समस्या में भी, उस केस में भी जो मूत्रवर्धक औषधियाँ होती हैं, डायूरेटिक जो मेडिसिन होती है, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। जानवरों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जानवर के जो थन होते हैं उनमें दूध उतारने के लिए कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो किस हार्मोन्स का इंजेक्शन होता है, तो ये इंजेक्शन जो होता है किसका, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का जो इंजेक्शन होता है ये दिया जाता है जानवरों को दूध उतारने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। किडनी के सुचारू रूप से काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? जब हमारी, कहने का मतलब यह है कि जब हमारी किडनी जो गुर्दा होता है सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में अनावश्यक तत्व की बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे यूरिया है। तो यूरिया की जो बढ़ोतरी हो जाती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूरेमिया। ठीक है, यूरिया की जब हमारे शरीर में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। तो वो होता है उसमें यकृत में। ठीक है, यकृत यानी लीवर जिसे हम हिपेट भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, डेंगू बुखार के समय हमारे शरीर में मुख्य रूप से किसकी कमी होने लगती है। जब हमें डेंगू होता है तो उस कंडीशन में दिन प्रतिदिन जो प्लेटलेट्स होती हैं, जिनको हम रक्त बिंबाण बोलते हैं, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती रहती है। ठीक है, और यदि बात करी जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति में औसतन कितनी रक्त बिंबाण या प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो लगभग में औसतन बात करी जाए तो 2 लाख के आसपास होती हैं। ठीक है, कितनी? 2 लाख के आसपास होती हैं औसतन। और यदि बात करी जाए कि इनका जीवन काल कितना होता है प्लेटलेट्स का, तो जीवन काल लगभग में 7 दिन होता है। ठीक है, और यदि बात करी जाए कि इसका जो प्लेटलेट्स होती हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, क्या? थ्रोम्बोसाइट इसका नाम होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति में कौन से अंग की खराब होने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो कहने का मतलब यही है, जो भी व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें जो शरीर का जो लीवर अंग होता है, ठीक है, लीवर होता है, इसकी सर्वाधिक संभावना रहती है खराब होने की। और जो गुर्दा होता है, हालांकि गुर्दा भी डैमेज होता है, लेकिन सर्वाधिक की बात करी जाए तो लीवर ज़्यादा प्रभावित होता है शराब पीने वाले व्यक्ति में। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। फेनिलकीटोन्यूरिया बीमारी संबंधित होती है, तो मानसिक जड़ता से संबंधित होती है। अगला है प्रश्न नंबर 7। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। तो रिपीट करता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो वह होता है लीवर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 8। मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज या शुगर भी बोलते हैं, तो मधुमेह रोग
किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो डायबिटीज होता है, जो डायबिटीज रोग होता है किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसका नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो ये होती है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, इसको डिसलेक्सिया, ठीक है, क्या है डिसलेक्सिया बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित होती है, तो मस्तिष्क से संबंधित होती है डिसलेक्सिया बीमारी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो सिरा होती है ग्रेट सेफिनस सिरा होती है, ठीक है, क्या है ग्रेट सेफिनस सिरा होती है। और ये कहाँ उपस्थित होती है, तो ये पैर में पाई जाती है, ठीक है, पैर में उपस्थित होती है। अगला देखते हैं स्नायु और कंडराएं किस प्रकार के ऊतक हैं, तो स्नायु और कंडराएं जो होती हैं संयोजी ऊतक होते हैं। अगला देखते हैं एंटीबॉडी, जिसे हम प्रतिरक्षी भी बोलते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अगला है प्रश्न नंबर 14, वह कौन सी ग्रंथ है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो ये होती है अग्नाशय। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के रिपीट करता हूँ एक बार, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। प्रश्न नंबर 16, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि सेल्सियस में बात करी जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि केल्विन की बात करी जाए तो 310 केल्विन होता है, ठीक है, कितना फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, यदि सेल्सियस में पूछता है तो या सेंटीग्रेड में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17, एनोस्मिया रोग प्रभावित करता है, तो एनोस्मिया जो रोग होता है वो सूंघने की यानी स्मेल करने की जो क्षमता होती है, सूंघने की जो शक्ति होती है उसे कम कर देता है, ठीक है। एनोस्मिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, जो हमारे सूंघने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, जैविक घड़ी जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, तो जैविक घड़ी जो होती है मानव शरीर में हाइपोथैलेमस में स्थित होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, सल्फा दवाइयाँ कौन सी बीमारी के उपचार में उपयोगी होती हैं, तो सल्फा दवाइयाँ जो होती हैं जीवाणु जनित बीमारियों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। अगला देखते हैं पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो पाचन क्रिया के समय आहार नाल में जो स्टार्च का अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्या ग्लूकोज होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की संभावना होती है, तो बेरी रोग की संभावना होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22, रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट के कारण रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला देखते हैं डायबिटीज़ के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो एफ.जी. वेंटिंग, ठीक है, एफ.जी. वेंटिंग ने। रिपीट कर देता हूँ, डायबिटीज़ के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है, तो हमारा सीधा क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है, तो एफ.जी. वेंटिंग ने किया है। अगला है प्रश्न नंबर 24, BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, तो अस्थि रंध्रता, ठीक है, क्या है अस्थि रंध्रता, जिसे हम ऑस्टियोप्रोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, इसका टेस्ट मतलब किया जाता है। अगला देखते हैं सामान्य जुकाम किस वायरस द्वारा होता है, तो सामान्य जुकाम जो होता है राइनो वायरस द्वारा होता है। अगला देखते हैं लैंगरहैंस समूह किस ग्रंथ में पाए जाते हैं, तो लैंगरहैंस समूह जो होता है अग्नाशय ग्रंथ में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो मानव शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो कौन है, किडनी है, जिसे हम वृक्क या गुर्दा भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि त्वचा हो गई, आंत हो गई और ये सभी इत्यादि जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, मानव शरीर के उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन इन सब में जो होता है क्या होता है, किडनी जो होता है, ठीक है, किडनी जो है सबसे
मुख्य होता है। और किडनी का जो कार्य होता है क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी मतलब विषाक्त पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको मतलब शरीर के बाहर निकाल देता है पेशाब के माध्यम से, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड को छानता है, फिल्टर करता है, फिर उसमें से जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर इसको निकाल देता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। अब बात आ गई किडनी की, तो मैं आपको बता देता हूँ किडनी जो होती है इसका वजन कितना होता है। तो किडनी का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है, ठीक है। क्या 140 ग्राम इसका वजन होता है। और जो किडनी होती है ये लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, यानी 10 लाख रक्त नलिकाओं से मिलकर बनी होती है हमारी किडनी। और एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें कितनी किडनी पाई जाती है, 2 किडनी पाई जाती हैं, ठीक है। सामान्य व्यक्ति में कितनी किडनी पाई जाती है, 2 पाई जाती हैं। हालांकि मान लो किसी रेयर केस में अगर ये किडनी नहीं भी है या खराब भी हो जाती है, फिर भी आपकी मतलब जीवन दिनचर्या जो होती है उस पर मतलब कोई खास असर नहीं पड़ता है। आपकी ज़िंदगी आराम से मतलब जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं एक किडनी के साथ में भी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 28, सूर्य की रोशनी त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है। तो विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जो सूर्य की रोशनी होती है हमारे त्वचा में उपस्थित जो इर्गेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है, तो विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। विटामिन डी की बात आ गई है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, यंग मैन होते हैं, उसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, यंग मैन होते हैं, ये जो मतलब युवा व्यक्ति होते हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। जो रिकेट्स होता है इसमें क्या होता है, बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, जिससे थोड़ा तनाव या थोड़ा झटका लगने पर आसानी से टूट जाती हैं। जो पुरुष होते हैं, यंग मैन होते हैं, उनमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब और इसमें भी टूटने की संभावना बनी रहती है। तो बच्चों में जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, कोमल हो जाती हैं, तो उनको रिकेट्स रोग नाम दिया जाता है। जो पुरुष होते हैं, यंग मैन होते हैं, उसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। और बात करी जाए कि विटामिन डी होता है हमारे शरीर में, जो हमारी हड्डियां होती हैं, दांत होते हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में 99% कैल्शियम भी पाया जाता है। और बात करी जाए कि विटामिन डी जो होता है इसमें मतलब सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो जो प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम में जो हम धूप सेंकते हैं या सनशाइन करते हैं, उस समय सूर्य की रोशनी द्वारा जो है हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी का माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है यकृत में संचित होता है। बात आ गई है विटामिन ए की, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन जो है इसकी खोज कब की गई थी, तो 1911 में सिफंग द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी हो जाता है। और ये मुख्य रूप से गाजर व पपीता में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक शब्द आ गया है यकृत। यकृत का मतलब, यकृत को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे लीवर हो गया, यकृत है, जिगर है, हिफेट्स है, ये सब क्या होते हैं, यकृत के नाम होते हैं। और क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो यकृत होता है, लीवर होता है, इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। जो यकृत होती है, ठीक है, यकृत जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी होती है। और इसका जो वजन होता है 1.5 kg होता है, ठीक है। क्या 1.1.5 किलो, ठीक है, माने 1.5 किलो इसका वजन होता है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है, ठीक है, हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जिसकी पुनर्निर्माण या पुनर्उद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ऐसा हमारे शरीर का जो अंग होता है वो कौन सा होता है, लीवर ही होता है, ठीक है। क्या लीवर ही होता है। इसकी पुनर्निर्माण यानी हमारा लीवर किसी कारणवश ये डैमेज हो जाता है, तो इसको डैमेज मतलब रिकवर होने में
मतलब बहुत जल्दी से, बहुत आसानी या बहुत जल्दी से रिकवर हो जाता है अन्य शरीर के अंगों की अपेक्षा। और सर्वाधिक पुनर्निर्माण या पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? लीवर में होती है। सबसे कम पुनर्निर्माण या पुनरुद्भवन या पुनर्रिकवर होने की जो क्षमता होती है सबसे कम किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है, ठीक है। किसकी? ब्रेन की होती है, मस्तिष्क की होती है, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स इसी क्रम में प्रश्न नंबर 30, वसा और कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? तो वसा देता है। लेकिन ये तुरंत तत्काल की बात करी जाए तो तत्काल जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा जो होता है ये ज़्यादा देता है, लेकिन ये क्या करता है? धीरे धीरे देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये तत्काल यानी त्वरित मतलब ऊर्जा हमारे शरीर को दे देता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद करेंगे सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और उम्मीद है आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और यदि उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, लाइक का कोई चार्ज नहीं पड़ता है। और हो सके संभव हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।